जी IS 23 बोरोइंग कॉस्ट इसका कल यानी कल से मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था और हमने स्पेसिफिक बोरोइंग को डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी जो मैंने कैपिटलाइज करनी है। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, आपके पास नोट डाउन हुआ होगा कि हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से, कितने परसेंट पे लोन लिया, और मल्टीप्लाई मंथ्स ओवर 12 यानी सर एक मंथ्स मिनट वेट में। करना, कोई रिमूव कर रहा है कोई बार बार। नहीं, अटेंडीज बन जाएंगे तो फिर कोई रिमूव नहीं करेगा। आप अटेंडीज बन रहे हैं, बना रहे हैं, बच्चा एक मैंने जिम्मे लगाया हुआ है, 7 रह गए हैं, उसके बाद नहीं कोई रिमूव कर सकते जब अटेंडीज बन जाएंगे। जी 5 रह गए हैं सिर्फ। चलिए एनीवे, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हम जब स्पेसिफिक बोरोइंग की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लेते हैं अमाउंट ऑफ लोन इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू मंथ्स ओवर 12। और मंथ्स में हमने डिस्कस किया था स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ एग्रीमेंट विच एवर इज लेटर, और क्लोज कहाँ करेंगे उस साल के लिए, सेसेशन डेट और रिपोर्टिंग डेट विच एवर इज अर्लियर, इसको पहले काउंट करेंगे और इसमें से सस्पेंशन पीरियड अगर आ रहा है तो उसको हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल बोरोइंग से कि जनरल बोरोइंग की कैलकुलेशन कैसे करनी है। जनरल बोरोइंग कैलकुलेशन, जी बदल, आप माइक ऑफ करें, ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जरूर करें लेकिन वैसे माइक ऑफ रखें। जनरल बोरोइंग कैलकुलेशन, इसमें हमने अमाउंट ऑफ बोरोइंग नहीं लेनी, इसमें लेना है कि अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल बोरोइंग, फ्रॉम जनरल बोरोइंग, कि जनरल बोरोइंग से कितनी अमाउंट आपने यूटिलाइज की, इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटलाइजेशन रेट से, जिसकी अभी मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन रेट? ये इंटरेस्ट रेट ही है लेकिन कैसे कैलकुलेट होता है इसकी अभी मैं जरा डिस्कशन करता हूं। इनटू, पहले इसको मुकम्मल कर लूं, इनटू मंथ्स ओवर 12, और इसकी भी डिस्कशन करते हैं कि इसके मंथ कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो यहां दो चीजें आ गई। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन रेट? कैपिटलाइजेशन रेट इज वेटेड एवरेज रेट। क्योंकि ये वेटेड एवरेज कहां निकाला जाएगा, यकीनी बात है क्वेश्चन के अंदर समटाइम एक से ज्यादा जनरल बोरोइंग्स होती हैं। जब एक से ज्यादा जनरल बोरोइंग आ जाए और दोनों के रेट डिफर करते हैं तो उन रेट को हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, एवरेज नहीं। अब इसमें फर्क क्या है, मैं दो एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्टैंडर्ड IS 23 जो हमें वर्डिंग यूज करता है उसके मुताबिक वो कहता है कि दी वेटेड एवरेज रेट, कैपिटलाइजेशन रेट इज अ वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। यानी कैपिटलाइजेशन पीरियड में जो हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस अमाउंट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा इसका सिंपल तरीका क्या है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एग्जांपल रेट निकालने के लिए, सपोज द कंपनी हैज टू बोरोइंग्स, एक उसने बैंक ए से ली हुई है बोरोइंग 70 मिलियन, और ये ली है उसने 18% पर, और एक बैंक बी से लिया हुआ उसने 100 मिलियन एट अ रेट ऑफ
15%। अब आपसे कहा जाए कि कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये पूरा साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं दिया, तो पूरे साल का हम रेट निकालेंगे कि बैंक ए से आपने 70 मिलियन का लोन लिया, उस पर अगर मैं 18% इंटरेस्ट पे करूं, यानी 70 मिलियन को अगर फुली यूटिलाइज करूं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट 18% कितना बनेगा? जरा कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। 70 इंटू 18%, 12.6 12.6 जी 12.6 12.6 12.6 मिलियन। इसी तरह हम बी की तरफ आते हैं। बी का आपने बोरिंग किया है 100 मिलियन इंटू 15%, तो ये तो 15 मिलियन आ रहा है। अब देखो एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है? अगर सिर्फ वर्ड हो एवरेज, तो मैं 18 प्लस 15 करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, वो एवरेज है। लेकिन यहां हमने एवरेज नहीं करना, वेटेड एवरेज लेना है। यानी अब मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा 27.6 मिलियन अगेंस्ट अ बोरोइंग ऑफ 170 मिलियन। अब अगर वेटेड एवरेज रेट निकालना है, तो इंटरेस्ट बनता है 27.6 अगेंस्ट बोरोइंग ऑफ 170। इसको 170 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 निकालने, बताइए कितने परसेंट आया?16.23 16.2223%। ठीक है। अब ये देख सकते हो कि जो भी हमारा एवरेज निकलेगा वो इनके दरमियान में कहीं होगा। यानी दरमियान से ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर में हो, जहां मर्जी हो जाए। यानी ये सिंपल लॉजिक ये ज़हन में रखनी है, 15 से कम नहीं हो सकती है एवरेज, और 18 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो आंसर कैन बी बिटवीन 15% टू 18%, जो कि 16.23 आ रहा है। लेकिन एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जरा इस एग्जांपल में भी चेक कीजिएगा। ठीक है। वो कहते हैं कि 1 जनवरी 2018 आपके पास बोरोइंग है फ्रॉम बैंक ए, जो कि 60 मिलियन है। 160 मिलियन है एट अ रेट ऑफ 15% आपने ली है। और फिर आपने 1 मई 2018 को एक फर्दर बोरोइंग ली है, फर्दर बोरो किया आपने फ्रॉम बैंक बी, और ये आपने बोरो किया 100 मिलियन, और ये आपने किया है 18% पर। वही मैं रेट ले रहा हूं। अच्छा, अब जरा देखते हैं, जरा इस तरह कैलकुलेशन करके देखते हैं। ए का इंटरेस्ट, ए बैंक ए से जो लोन लिया है वो 160 इंटू 15% आपने लोन लिया, तो इंटरेस्ट लिया, तो 160 का 15% लें तो आई थिंक 24 मिलियन आएगा। बी की कैलकुलेशन करें तो बी का 100 का 18%, लेकिन हमने चूंकि ये लोन लिया है 1 मई 2018 को, तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक 8 मंथ बनते हैं। तो 8/12 अगर इसको कैलकुलेट करें तो 18 इंटू 8/12 12 आ जाएगा आई थिंक। यस सर, टोटल इंटरेस्ट बन Yes, sir, गया 12 36, और बोरोइंग आ गई 260। अब अगर इसका आप कैलकुलेशन करो 36 डिवाइडेड बाय 260 इंटू 100, तो कितने परसेंट आती है? । 10%। नहीं यार, 10 नहीं आई। सो 13.8 आती। 18 पॉइंट 13.85 13.85%। अच्छा, अब जरा देखें ये जो आंसर मैंने कैलकुलेट किया है, क्या ये ठीक है या गलत? जरा गौर से देखिएगा कि ये 13%, 0.85% इन दोनों के दरमियान में नहीं है,
ये तो क्लियर है कि एवरेज जहां पे भी वर्ड आता है तो मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं दरमियान में फॉल करेगा। ये तो 15% से भी कम चला गया, सो इट मींस कि दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ये मैंने खुद की आपको समझाने के लिए कि इन दोनों को सेम नहीं रखना। इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क क्या है कि यहां पर दोनों बोरोइंग मेरे पास स्टार्ट ऑफ ईयर में अवेलेबल थी। यहां पर एक जनरल बोरोइंग मेरे पास अवेलेबल थी, एक ड्यूरिंग द ईयर ली। अब व्हाट इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेशन? जो अभी स्टैंडर्ड की वर्डिंग मैंने बोली कि द weighted average capitalization rate is weighted average rate calculated on outstanding amount during a capitalization period। तो इस वर्डिंग के मुताबिक मैं क्या करूंगा कि ए जो है ये 160 मिलियन ये थ्रू आउट ईयर रहा, ये तो ठीक है, 160 का 15% लिया मैंने, इसमें कोई फर्क नहीं है, विच इज इक्वल टू 24 मिलियन। लेकिन जहां तक बी का ताल्लुक है, बी में 100 मिलियन की बोरिंग है। आपने कैलकुलेशन ये ठीक की है, 12 मिलियन ही आएगा, लेकिन इस तरह कैलकुलेट नहीं करना, पहले इसको 8/12 करना है। अब अगर 8/12 करें तो कितना आएगा जी? इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 100 इंटू 8/12 सर 66.7 67 आएगा, 67 66.667 यस। इंटू 18%। अब इसका 18% लोगे तो वही आएगा 12, इसमें फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 36। लेकिन यहां पर जो मैंने टोटल किया था ना 160 प्लस 100, ये गलत है। आपने 160 प्लस 66.667 को टोटल करना है, विच इज डबल टू 6.667। अब अगर कैलकुलेशन देखो एवरेज रेट की तो 36 डिवाइडेड बाय 26.667। तो अब जरा रेट निकालिएगा, कितने परसेंट आया? 15.88। 15.88%। नाउ यू कैन सी कि अब जो आंसर आ रहा है वो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में फॉल कर रहा है, इसलिए केयरफुली आपने करना है। मैं दोनों एग्जांपल इसलिए की, अब जरा मैं इसको सम अप करूं तो ये याद रखिएगा, हर एग्जांपल जिसके अंदर आपका जो जनरल बोरोइंग है वो साल के शुरू में दी हो ओपनिंग बैलेंस के तौर पर, वहां पर तो आप स्टेट बेस सॉल्व करोगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई जनरल बोरोइंग और ऐड हो रही है तो फिर आपने थोड़ा सा मेथड को चेंज करना है और तब करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है जी। अब सेकंड आइएगा, हमने डिस्कस किया था मंथ्स। मंथ्स कैसे काउंट करोगे, स्टार्ट कहां से करना है? स्पेसिफिक बोरोइंग में हमने पढ़ा था कि दो डेट आपने देखनी है, एक डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ एग्रीमेंट, विच एवर ऑफ दीज टू डेट इज लेटर, जो बाद में आएगी उसको लेना। यहां ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि यहां मैं अमाउंट ऑफ बोरोइंग ले ही नहीं रहा, मैं तो अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम जनरल बोरोइंग ले रहा हूं। तो लिहाजा यहां से स्टार्ट कहां से करना है? फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल फंड्स, from general borrowings। यहां से स्टार्ट करना है, यानी जिस डेट को आप पे कर रहे हो उस डेट से ही आपने, जिस डेट को ये अमाउंट ली है, जिस डेट को पे की है उस डेट से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, कहां तक जाना है? ये वही रूल है, यानी आपने एंड करना है डेट ऑफ सेसेशन और रिपोर्टिंग डेट। इनमें से जो अर्लियर डेट लेटर डेट होगी, सॉरी अर्लियर डेट होगी वो लोगे, यानी इनमें से अर्लियर लोगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब यहां से लेकर पेमेंट डेट से लेकर या रिपोर्टिंग डेट तक या सेसेशन डेट तक जो पहले आएगी उस डेट तक आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो मंथ होंगे उसमें आपने उसी तरह एक्सक्लूड करना है सस्पेंशन पीरियड।
अगर सस्पेंशन पीरियड इस पीरियड में फॉल कर रहा है तो वो आपने एक्सक्लूड कर देना है, जैसे हमने स्पेसिफिक बोरोइंग में डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब ये मैंने आपके सामने अभी दो चीजें रखी। नंबर 1 स्पेसिफिक बोरोइंग की कैलकुलेशन कैसे की जानी है, नंबर 2 जनरल बोरोइंग की कैलकुलेशन कैसे की जानी है। अब आइएगा नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, जो आपके स्पेसिफिक बोरोइंग है जो कल हमने पढ़ा था, उस स्पेसिफिक बोरोइंग में हमने ये डिस्कस किया था कि ये वो बोरोइंग है जो स्पेसिफिकली ली गई है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट या परचेज और डेवलप द क्वालिफाइंग एसेट। अगर वो फंड इस एसेट में यूज नहीं होंगे, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। अच्छा, अब जब आप बोरोइंग करते हो वो एक टाइम में करते हैं, जबकि जो आप क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर है वो सारे एक दिन पे नहीं करेंगे, आपने वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने होते हैं। जिक्री बात है, जब मैंने लोन लिया, सपोज 100 मिलियन का स्पेसिफिक लोन लिया, उस 100 मिलियन से आज मैंने 30 मिलियन की पेमेंट की, तो बाकी 70 मिलियन का क्या करूंगा मैं? वो किसी और पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं कि हम वो जो जितनी भी अमाउंट होती है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि वहां से इंटरेस्ट मिल जाए उस पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए मुझे मेरे पास वो मौजूद है। क्योंकि जब से अगली पेमेंट करूंगा तो यकीनी बात है कि मुझे वो रकम निकलवानी पड़ेगी। उस पर जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो वो लेस होता है स्पेसिफिक बोरोइंग के इंटरेस्ट से। ठीक है, तो तीसरी कैलकुलेशन जो हमने सीखनी है दैट इज सर ये जो बोरिंग की कैलकुलेशन करी है आपने ड्यूरिंग द ईयर और स्टार्ट ऑफ द ईयर में, सर इसी तरह अगर एक बोरिंग हमारी एंड ऑफ द ईयर होगी तो हम एक महीने की निकालेंगे फिर? अगर एंड ऑफ द ईयर है ना, बिल्कुल आखिरी डेट को ले रहे हो, वो तो काउंट ही नहीं होगी ना, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट अगले साल से शुरू होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, अब आ जाए इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। जो स्पेसिफिक बोरोइंग है जो आपने की है, उसके जो सरप्लस फंड्स हैं, यानी वो फंड्स जो अभी आपके पास लोन की फॉर्म में आ चुके हैं मगर अभी आपने यूटिलाइज नहीं किए, उसको हम इंटरेस्ट इनकम कहेंगे। ठीक है, वो सरप्लस फंड्स पे हमारी इंटरेस्ट इनकम निकलेगी। ओके, अब जो इंटरेस्ट इनकम है इसको कैसे निकाला जाएगा? मैं यहां लूंगा सरप्लस फंड्स, जितने सरप्लस फंड्स हैं, यकीनी बात है जितने सरप्लस फंड है वही डिपॉजिट करवाओगे ना, इनटू इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वो रेट नहीं है जो बोरोइंग रेट है, ये वो रेट है जो डिपॉजिट रेट है। देखो, दो रेट होते हैं। सपोज अगर मैं बैंक में कोई रकम डिपॉजिट करवाता हूं उस वक्त रेट हमें कुछ और मिलेगा, अगर मैं बैंक से रकम लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट कुछ और मिलेगा। यहां जो इंटरेस्ट रेट लगाना है ये डिपॉजिट रेट है, जो डिपॉजिट वाला, इनटू मंथ्स ओवर 12, मंथ्स ओवर 12। अच्छा, अब सरप्लस फंड कैसे निकाले जाएंगे वो तो अभी डिस्कस करते हैं। एक टेबल बनाई जाती है, वहां से हमारे निकल आते हैं और इंटरेस्ट रेट गिवन होता है। यहां सिर्फ डिस्कशन मंथ्स की, और इसके मंथ आसान है, इसमें कोई नहीं है कि फ्रॉम और एंड, सिंपल सी बात है। जितने महीने मेरा सरप्लस रहेगा ना उतने महीने लेना है। यानी अगर 3 महीने मेरे पास सरप्लस फंड रहे हैं मैं 3 मंथ ले लूंगा, 4 मंथ रहे हैं तो 4 लूंगा। लेकिन इसमें भी एक्सक्लूड करना है सस्पेंशन पीरियड, वो हर जगह एक्सक्लूड करना है। सस्पेंशन पीरियड, अगर उस पीरियड में फॉल कर रहा है तो वो सस्पेंशन पीरियड होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो 2-3 तरीकों से आता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये होता है कि कैलकुलेशन ऑफ, ये एग्जाम के पॉइंट में से मैं बात करने लगा हूं। एग्जामिनर 3 अप्रोचेस यूज कर रहा है। समटाइम वो ये कहता है कि आप
कैलकुलेट सिर्फ करो, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अब अगर इस हिस्से को देखें तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, नंबर टू, इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पेसिफिक बोरिंग सरप्लस फंड्स, ये उसमें से लेस हो जाएगा, और नंबर थ्री, जनरल बोरिंग, जो आज मैंने आपके साथ डिस्कशन की। ये तीनों को प्लस कर देंगे तो कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन वो एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ, ये भी दो तीन मरतबा आ चुका है एक्सट्रैक्ट्स वाला क्वेश्चन, ऑफ फाइनेंशियल ऑफ, इसमें जो रिक्वायर करता है वो SOFP करता है, क्योंकि SOCI में तो एक ही अमाउंट आनी है, इसलिए वो रिक्वायर ही नहीं करता। वो कहता है जी SOFP के एक्सट्रैक्ट बना दो, ठीक है। तो अगर मैं एक्सट्रैक्ट भी बनाना चाहता हूं तो उसके लिए भी मुझे कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बगैर बन ही नहीं सकता, ठीक है। नंबर थ्री, एग्जामिनर ने ओनली वन टाइम ऐसे भी कहा किया कि जर्नल एंट्रीज रिक्वायर कर लें। अच्छा, अब जब मैं जर्नल एंट्रीज भी बनाऊंगा तो जर्नल एंट्रीज के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट। सो इसका मतलब है कि एग्जामिनर इस चैप्टर में से जिस तरह मर्जी क्वेश्चन मांगे, आपको पहले स्टेप पे कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट लाजमन कैलकुलेट करनी है, उसके बगैर मैं आगे चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट के लिए अब इसका फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन तो छोटा सा होता, आंसर तो छोटा सा है। आप एक पहले बनाते हो एक स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, और इसमें मैक्सिमम 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 से 4 अमाउंट्स आनी, 4 अमाउंट्स। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं लोन प्रोसेसिंग फी, लोन प्रोसेसिंग फी। ये कौन सी अमाउंट है, जब मैं लोन लेता हूं, और ये यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग की, जब मैं स्पेसिफिक बोरोइंग लेता हूं, लोन लेता हूं, उस पर मुझे कुछ बैंक जो है 0.2%, 0.1%, 0.5% जो है वो मुझसे चार्जेस लेगा, और उसको हम कहते हैं लोन प्रोसेसिंग फी। और इसका लेने का तरीका, मैंने पे नहीं करना, जब मेरा लोन अप्रूव होगा तो बैंक मेरे अकाउंट में से ये रकम, जब मुझे लोन डिस्पर्स करेगा, उसमें से ये रकम डिडक्ट करके मुझे देगा, ठीक है। वो उसको कहते हैं लोन प्रोसेसिंग फी, वो भी कैपिटलाइज होगी। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, जो कल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, स्पेसिफिक बोरोइंग, ये जो अमाउंट आएगी, अच्छा इस अमाउंट को मैं यहां लिख रहा हूं, इस अमाउंट को इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें से लेस करना है मैंने इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड्स, इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड्स, जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाली जो कैलकुलेशन हमने सीखी, वो इसमें से लेस करके जो अमाउंट आएगी वो यहां पर लिखूंगा। अगर आप लेस नहीं करते, दोनों अमाउंट यहां पर भी लिख देते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये माइनस ही होगी, उसमें भी कोई नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम इनर कॉलम में पहले दोनों को लेस करके लिखूं, लेकिन हम इसको लेस सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि ये जो आपके सरप्लस फंड्स हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग वाले लेते हैं, इसमें जनरल बोरिंग के सरप्लस फंड हम नहीं लेते, क्योंकि जनरल बोरिंग के फंड किसी और पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं, इसलिए हम उसको सरप्लस नहीं कह सकते। और तीसरी आखिरी चीज, जो चौथी आइटम है, वो आएगी इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। ये इतनी सी टेबल मेरा आंसर है, लेकिन इस 4 चीजों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सारी वर्किंग्स बनानी पड़ेंगी। ये इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब ये सारी, ये 3 चीजें मुझे कैलकुलेट करनी, ये तो इजीली निकल आती है, ब्रैकेट में भी हम कर लेते हैं कि जितना लोन है उस पर उसने परसेंटेज दी होती है, उतनी कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी,
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इन कॉस्ट में यकीनी बात है हमें पूरी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। तो इससे पहले एक टेबल बनानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर चीज में टेबल से लूंगा। टेबल के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने पूरी जो पेमेंट्स की हैं वो शो करनी है। सो सबसे पहला स्टेप ये होता है, वर्किंग वन हम बनाते हैं फंड यूटिलाइजेशन टेबल। ये कैसी बनाई जाएगी ये मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, अगर इस तरह मैं कोई वैल्यू नहीं बता सकता। फंड यूटिलाइजेशन टेबल यानी सिंपल आपने यहां पर ये बताना है कि कौन सी अमाउंट जो है वो आपकी सरप्लस, सॉरी कौन सी अमाउंट ऐसी है जो सर स्पेसिफिक बोरोइंग से। जी सर एक चीज़ पूछनी थी सर, ये सरप्लस फंड वाला सर दोबारा बता देंगे थोड़ा सा कि सरप्लस जी फंड सर बिल्कुल मैं बेसिकली बता होता देता क्या है? हूं। ओके मैं फिर बता देता हूं। देखो होता क्या है, सपोज आपने फर्स्ट जनवरी 2017 को लोन लिया, ये स्पेसिफिक लोन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। स्पेसिफिक लोन लिया आपने, लोन लिया 60 मिलियन का और एट 12%। ओके अच्छा, अब ये फंड आ गया। अब मैंने 1 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने 35 मिलियन पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1/4/17 को मैंने फिर फर्दर पेमेंट की और फर्दर पेमेंट मैंने की 25 मिलियन। पहले तो मुझे ये बताइए ये दोनों पेमेंट्स में किस में से करूंगा, ये दोनों पेमेंट कहां से होंगी जी बताइए। सर लोन जो बोरो किया हुआ है। लोन जो बोरो किया है जी। जी बच्चों 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ एक। जी बच्चों अब मुझे बताओ कि इसमें सरप्लस फंड कितने आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कितने सरप्लस फंड आ रहे हैं, चलो उसको भी छोड़ो, पहले ये बताओ ये जो 35 मिलियन की मैं पेमेंट करूंगा, ये वाली पेमेंट ये कहां से करूंगा। बैंक अकाउंट में से। हाँ नहीं, कौन लोन से करूंगा ना, स्पेसिफिक लोन से करूंगा। होगा तो ये भी बैंक में पड़ा होगा ना यार, जो लोन लिया वो बैंक में ही होगा, वो तो अंडरस्टूड है, बैंक के थ्रू ही करूंगा। लेकिन ये करूंगा कहां से, स्पेसिफिक लोन से। अब देखो जिस दिन मैंने लोन लिया 1 जनवरी को, पेमेंट कब कर रहा हूं 1 फरवरी को, इसका मतलब 60 मिलियन फंड मेरे पास सरप्लस रहे, यानी ये एक महीना बनता है। ये 60 मिलियन के अमाउंट फॉर 1 मंथ जो है वो सरप्लस हो गया, ठीक है जी। अब अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलिए। फिर मैंने 35 मिलियन जब पे किया तो मेरे पास कितना फंड रह गया, लोन कितना रह गया 25 मिलियन। और ये 25 मिलियन मैंने पे किया जाकर 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी 25 मिलियन सरप्लस फंड था। कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, 2 मंथ के लिए, 1 फरवरी से 1 अप्रैल तक। तो सर इस तरीके से हम सरप्लस फंड्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक, इसमें जनरल को बिल्कुल नहीं लाना आपने, ठीक है। अच्छा अब मैं फंड वो जो लोन यूटिलाइजेशन प्रोसेसिंग टेबल यहां बना नहीं रहा जी रिजवान। सर जो लोन प्रोसेसिंग फी थी जी सर वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक में ऐड करेंगे। वो स्पेसिफिक में से लेस होगी क्योंकि मुझे उतना कैश मिला ही नहीं है ना। सर कैपिटलाइज तो सर स्पेसिफिक में करेंगे ना, बस कैपिटलाइज की जी बात जी करूं तो। एग्जैक्टली, जो कैपिटलाइज करेंगे ना वो सिर्फ स्पेसिफिक पे। अगर एग्जामिनर कहीं पर जनरल बोरोइंग की लोन प्रोसेसिंग फी भी देता है वो आपने इग्नोर कर देनी है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है सर। डन हो गया।
ओके अच्छा जी, अब ये दो अमाउंट आ रही है, 60 में सॉरी इसकी तरफ आइएगा, सॉरी मिक्स कर गया, फंड यूटिलाइजेशन टेबल। अभी मैं कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा, क्वेश्चन के अंदर करेंगे, लेकिन इसमें एक लॉजिक जो है ना वो अभी से नोट कर लो। जब भी मैंने पेमेंट्स करनी है, पहली पेमेंट कहां से करूंगा? हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है स्पेसिफिक बोरिंग को। अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ और आप पेमेंट कर रहे हो, फिर कहां से करोगे? अगर स्पेसिफिक लोन नहीं लिया हुआ और आप पेमेंट कर रहे हो, फिर कहां से करोगे? तो जनरल से अगर लिया जनरल से। गुड। फिर नंबर 2, अगर आपने स्पेसिफिक लोन दिया हुआ है, आप जैसे ये देखो 60 मिलियन का लोन लिया, 35 की पेमेंट मैं कहां से करूंगा? 60 मिलियन से। 25 की पेमेंट कहां से करूंगा? 60 मिलियन से। लेकिन मैं कहता हूं जी 1 मई को आपने फर्दर पेमेंट की है 10 मिलियन की, अब बताओ ये पेमेंट कहां से करूंगा? जनरल से। जनरल। जनरल। जनरल से। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो चुका है, इसलिए जनरल की दो कैलकुलेशन आती हैं। एक, जनरल में से तब पेमेंट करनी है, नंबर 1 जनरल में से आपने तब पेमेंट करनी है जब आपके पास स्पेसिफिक लोन लिया ही नहीं हुआ, यानी स्पेसिफिक लोन लेने से पहले आप जनरल बोरोइंग यानी पेमेंट कर रहे हैं, फिर जनरल से करोगे। नंबर 2 कि जब जनरल स्पेसिफिक बोरोइंग का फंड एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई मैं पेमेंट करूंगा तो नेचुरल सी बात है वो पेमेंट मैं जनरल से करूंगा। तो इसलिए प्रायोरिटीज आपने माइंड में रखनी है, फर्स्ट स्पेसिफिक एंड लास्ट जनरल। ठीक है जी, और उसके बाद भी बताऊंगा आगे जाकर, लेकिन अभी सिर्फ ये दो, स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, तो टेबल में भी हम पहले स्पेसिफिक लिखते हैं फिर जनरल लिखते हैं। इस टेबल का फायदा क्या है कि इसमें से सरप्लस फंड भी हमारे सामने आ जाएंगे और इसमें जनरल बोरोइंग में जो आपने पेमेंट की है वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। तो पहले तो ये कैलकुलेशन करनी है, टेबल बना। जब टेबल बन गई फिर मैं इजीली ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं इसी टेबल की मदद से। तो लिहाजा अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैं जरा एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली काफी लंबे क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी, और पूरी वर्डिंग नहीं लिखवा रहा, सिर्फ डेटा लिख रहा हूं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है क्लास का भी, तो हमने इसको खत्म भी करना है उस टाइम में। तो कोशिश ये करूंगा कि छोटी सी एग्जांपल लूं और उसको क्लियर कर दूं। ठीक है जी, ये लीजिएगा। नहीं, 1 जनवरी 2017 को आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है ऑफ रनिंग फाइनेंस और बैलेंस आपके पास है 60 मिलियन और ये आपने लिया हुआ है एट अ रेट ऑफ 22%। 1 मार्च 2017 को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और टोटल प्राइस जो एग्री हुई है वो 200 मिलियन है और टाइम पीरियड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का है वो 1.5 इयर्स है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट डाउन पेमेंट आप करोगे, जिसको एडवांस भी कह लो लेकिन एडवांस का वर्ड मैं सेपरेट रखूंगा। डाउन पेमेंट आप कर रहे हो 30 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट में। 1 अप्रैल 2017 को आपने स्पेसिफिक लोन लिया जो कि आपका 80 मिलियन है और यह लोन लिया आपने 15% पर। 1 जून 2017 फर्स्ट बिल पे किया आपने डाउन पेमेंट के बाद, फर्स्ट बिल, इसको प्रोग्रेस बिल भी कहते हैं, और फर्स्ट बिल जो आपने पे किया है वो 50 मिलियन का है। फिर 1/8/17 को आप जनरल बोरोइंग और कर रहे हो
और जनरल बोरोइंग जो आप कर रहे हैं वो 90 मिलियन है एट अ रेट ऑफ 25%। 1 सितंबर 2017 को आप सेकंड प्रोग्रेस बिल पे कर रहे हैं, सेकंड बिल, और ये बिल आप पे कर रहे हो 50 मिलियन का। उसके बाद 1 दिसंबर 2017 को आप थर्ड बिल पे कर रहे हो और थर्ड बिल भी हमारा 50 मिलियन का है। रिपोर्टिंग डेट आपकी 31 दिसंबर है 2017। ओके अच्छा, 31 दिसंबर को। और एक चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि सस्पेंशन, इसके क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं क्वेश्चन जो है, तो इसलिए मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूं। सस्पेंशन जो पीरियड है वो आपका मंथ ऑफ मई 2017 फुल मंथ जो है वो सस्पेंशन पीरियड है। ओके जी, अब वो कहते हैं जी कि आप कैलकुलेट करो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। एक और चीज भी ऐड कर लेता हूं कि ये जो आपकी अमाउंट आ रही है, इस पे लोन जो लिया है इस पे 0.3% लोन प्रोसेसिंग फी है, लोन फी, ताकि ये सारी चीजें मैं कवर कर दूं एक छोटी सी एग्जांपल से। देखो पहला काम ये करना है, ये तो टेबल का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लेना है क्वेश्चन करने से पहले, ये फॉर्मेट बना लिया। अब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा, तो जब सॉल्व करूंगा तो पहली वर्किंग बनाऊंगा फंड यूटिलाइजेशन टेबल। अब इस टेबल में सिर्फ 4 कॉलम मैंने बनाने हैं। पहला डेट, और डेट सीक्वेंस वाइज, ये डाटा तो मैंने लिखा ही सीक्वेंस वाइज है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है उसमें डाटा सीक्वेंस वाइज नहीं होता, मुझे सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा। तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सा डाटा हमें ऐसा मिलेगा क्वेश्चंस में जो सीक्वेंस में नहीं है। मुझे डेट वाइज लेके चलना है। पहले डेट आएगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और जैसे मैंने पहले कहा था, पहले स्पेसिफिक लेंगे एंड फिर जनरल लेंगे, और सीक्वेंस भी यही रखना है। तो जरा क्वेश्चंस डाटा से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 जनवरी 2017 को बैलेंस ऑफ रनिंग फाइनेंस मेरे पास है 60 मिलियन। कोई जरूरत नहीं है इसको यहां लिखने की, जनरल बोरोइंग को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल बोरोइंग की कैपिटलाइजेशन निकलती है उस अमाउंट पर जो कि आपने यूटिलाइज की है, तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल बोरोइंग में तब लिखूंगा जब मेरे पास स्पेसिफिक फंड खत्म हो जाएंगे, और ये कोई पेमेंट नहीं है, ये तो बैलेंस है। 1 मार्च को आइएगा, 1 मार्च 2017 को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, टोटल प्राइस 200 मिलियन एग्री हुई, और पीरियड एग्री हुआ 1.5 ईयर का, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 30 मिलियन की पेमेंट कर दी। अब ये मैं पेमेंट कर रहा हूं डाउन पेमेंट, मुझे बताइए पेमेंट कहां से करूंगा? स्पेसिफिक स्पेसिफिक से, लेकिन स्पेसिफिक लोन तो अभी लिया ही नहीं है मैंने। बैलेंस में से सर। बैलेंस से करेंगे जी, सर। मैं जनरल से पेमेंट करूंगा, ठीक है। मैंने जो पेमेंट करनी है ये जनरल से करनी है। देखो इससे पहले मैं आपको 2 लाइनें बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। जनरल से पेमेंट 2 मुख्तलिफ वक्त में कर सकते हो। नंबर 1 कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूं उस वक्त तक आपने स्पेसिफिक लोन लिया ही नहीं था। नंबर 2 कि स्पेसिफिक लोन खत्म हो चुका है और उसके बाद अगर कोई पेमेंट करनी पड़ रही है तो मैं जनरल से करूंगा। तो लिहाजा आज अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं 1 मार्च को, तो मेरे पास लोन है ही नहीं स्पेसिफिक, तो मैं पेमेंट यकीनी बात है जनरल से करूंगा, यानी इसमें से करूंगा, इस 60 मिलियन से। तो मुझे इसका बैलेंस नहीं चाहिए, बस यहां से पेमेंट कर रहा हूं। कितनी पेमेंट कर रहा हूं? 30 मिलियन। ये 30 मिलियन की मैंने पेमेंट कर दी जनरल से। ये
ठीक है जी। अब आगे चलिएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017 को मैं लोन ले रहा हूं, और कौन सा लोन ले रहा हूं? स्पेसिफिक लोन। कितना लोन लिया मैंने? 80% लोन ले रहा हूं 15% पे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या 80 मिलियन मिलेगा? नहीं, क्योंकि 0.3% लोन फी डिडक्ट कर लेगा बैंक। मुझे जो रकम मिलेगी ये कैश बेसिस पे चलना है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है फंड। मैंने इंटरेस्ट 80 मिलियन पे करना है, बैंक को वापस 80 मिलियन ही करना है, लेकिन मुझे आज कैश कितना मिल रहा है वो फंड टेबल में लेकर आना है। 80 मिलियन का 0.3% अगर डिडक्ट हो जाए तो इसका मतलब 99.7% जो है वो मुझे कैश मिलेगा बैंक में। तो 80 का 99.7% लीजिएगा तो कितना आया मेरे पास फंड्स? 79.76। 79.76। 79.76 मिलियन के मेरे पास फंड्स आ गए, ये फंड्स आए हैं मेरे पास, ठीक है जी। अब आइए आगे, 1 जून को पहला बिल पे कर रहे हो। 1 जून 2017 को मैं फर्स्ट बिल पे कर रहा हूं। बताइए ये फर्स्ट बिल कहां से पे करूंगा? 50 मिलियन पैसिफिक से। स्पेसिफिक में से, क्योंकि अब मेरे पास स्पेसिफिक लोन पड़ा हुआ है। इसको साथ साथ बैलेंस जरूर करना है ताकि मैं सरप्लस फंड निकाल सकूं। अब मैं अगर 50 लेस करता हूं सर तो मेरे पास स्पेसिफिक में बैलेंस रह गया 29.76। सर उस जी सर ये 80 मिलियन का लोन था तो हम इसमें डायरेक्टली 0.3 माइनस करके नहीं लिख सकते? 0.3 यस सर। ये परसेंटेज है यार, ये 0.3 मिलियन नहीं है, ओके सर, ओके। ठीक है। अगर 0.3 मिलियन होता तो यस आपकी बात ठीक थी, सीधा हम 0.3 मिलियन लेस कर देते, ठीक है। ओके जी। 1 अगस्त को आपने जनरल बोरोइंग की है और जनरल बोरोइंग 90 मिलियन की है 25% पे, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस बोरोइंग हो गई तो ऐड कर लिया। 1 सितंबर को अगली पेमेंट आ रही है। 1 सितंबर को आप सेकंड बिल पे कर रहे हो। सेकंड बिल है 50 मिलियन का, बताओ कहां से पे करूं? सर आधा स्पेसिफिक से होगा, बाकी जनरल से। यस, क्योंकि मैं सारा स्पेसिफिक से तो नहीं कर सकता, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अब भी स्पेसिफिक को दूंगा, यानी 29.76 की पेमेंट मैं करूंगा स्पेसिफिक से, और बाकी कितनी ये खत्म हो जाएगा, और बाकी 50 में से ये लेस कर दो तो 20.24 आई थिंक बनेगा। यस सर। ये जनरल से हो जाएगा। अब देखो, अब जेन में रखिएगा स्पेसिफिक बोरोइंग का बैलेंस 0 हो चुका है। अब मैं जो भी पेमेंट करूंगा वो कहां से करूंगा? जनरल से। जनरल जी। अब 1 दिसंबर को आप आखिरी पेमेंट पे कर रहे हो, आखिरी बिल पे कर रहे हो इस साल का, थर्ड बिल, और थर्ड बिल भी 50 मिलियन है। यकीनी बात है ये 50 मिलियन कहां से पे करूंगा? जनरल से। ये टेबल मेरी मुकम्मल हो गई, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अब मैंने जो कुछ भी करना है वो इसी टेबल में से लेकर चलना है। अब इसकी सर? तरफ आते- जी प्लीज। सर ये जो 1 अगस्त को था जनरल बोरोइंग हमने की थी, वो हमने जनरल में रिकॉर्ड क्यों नहीं की 90 मिलियन से? हाँ जी, मैंने अभी बोला ना कि जनरल में मुझे बैलेंस चाहिए ही नहीं है। बैलेंस में क्यों कैलकुलेट करता हूं? 2 रीजन की वजह से। एक तो इस वजह से कि मुझे ये पता लगे कि अगर ये बैलेंस खत्म हो गया तो मैं दूसरे को यूटिलाइज करूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी स्पेसिफिक को देनी है। नंबर 2 ये इसलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि सरप्लस फंड निकाल लें। मुझे जनरल के सरप्लस फंड ही नहीं चाहिए, मुझे सरप्लस फंड चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोन के। इस वजह से हम इसको टोटली इग्नोर करते हैं, इसका कोई बैलेंस नहीं करना, सिर्फ पेमेंट शो करनी है। दूसरा, अब आइएगा जरा, जो मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में जनरल बोरोइंग का फार्मूला सा बनाया था, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ बोरोइंग नहीं, अमाउंट ऑफ यूटिलाइज्ड फंड फ्रॉम जनरल बोरोइंग। तो यूटिलाइज्ड अमाउंट मुझे चाहिए, वो निकाल, जो चीज चाहिए बस वो उसके लिए मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन वो वाला हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा, मैं इस साइड पे आऊंगा तो ये क्वेश्चन नोट किया हुआ आप लोगों ने, एक आधी वर्किंग यहां बन जाएगी। तो पहले लोन प्रोसेसिंग फी यही निकाल लो, बड़ा सिंपल है, 0.3%। 80 मिलियन का 0.3% निकाला तो 0.3
24 मिलियन। 24। हाँ जी, ये जी, और इसको 3 डेसिमल तक रखना है। इसका आंसर हमेशा 3 डेसिमल तक देते हैं हम, रुपीज इन मिलियन। तो आगे जीरो लगा के मैंने 3 डेसिमल कर दिया, क्योंकि कैलकुलेटर पे 0.24 आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक बोरोइंग की। इसके लिए मैं बना रहा हूं वर्किंग नंबर 2, क्योंकि ये वर्किंग जो है ना, ये आपकी यहां कहीं शो नहीं होगी रेफरेंस में। अब वर्किंग 2 में अब मुझे चाहिए क्या, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। सो प्लीज रिमेंबर, वही लाइन जो फार्मूला मैंने लिखाया था उसको लीजिएगा। फार्मूले के मुताबिक पहला लफ्ज किया था अमाउंट ऑफ लोन। बताइए कितना लोन लिया? 80 मिलियन। 80 मिलियन इनटू इंटरेस्ट रेट, कितने परसेंट पे लोन लिया है? सर 15%। 15%। अच्छा, अब इनटू मंथ्स। अब मैंने मंथ काउंट करने हैं। मंथ के लिए हमने क्या तरीका पढ़ा था? फ्रॉम डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग, विच एवर ऑफ दीज टू इज लेटर। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को हो रहा है? 1 मार्च को, और मैं लोन कब ले रहा हूं? 1 अप्रैल को। तो बताइए मैं कहां से स्टार्ट करूं इसकी कैपिटलाइजेशन? मार्च से या अप्रैल से? 1 अप्रैल अप्रैल से। अप्रैल से सर। डन हो गया, यानी मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 अप्रैल, ये लहदा से लिख रहा हूं, और कहां तक जाऊंगा जरा देखते हैं। हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग डेट और सेसेशन डेट। अब सेसेशन डेट 1.5 ईयर्स की है। यकीनी बात है, अगर 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है तो 2018 में जाके खत्म होगा, और रिपोर्टिंग डेट है मेरी 31 दिसंबर 2017। तो इनमें से जो अर्लियर है उसको लोगे। तो कहां तक जाना है मुझे? 31 दिसंबर। 1 दिसंबर। दिसंबर 2017। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस ये कैपिटलाइजेशन रुक गई, अगले साल भी कैपिटलाइजेशन हो गई। हमने जानना सेसेशन तक होता है, इस साल के लिए मेरी कैलकुलेशन यहां रुक जाएगी। अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और ये बड़ा ध्यान देखना है, ये 1 है और ये 31 है, इसमें अप्रैल भी इंक्लूड है और इसके अंदर अप्रैल भी इंक्लूड है और इसके अंदर दिसंबर भी इंक्लूड है। सो कितने मंथ बने जी? 9 मंथ्स। 9 मंथ 9 months। इंटू 9। लेकिन मैंने ये कहा था अगर कोई सस्पेंशन पीरियड इस पीरियड में फॉल कर रहा है वो माइनस करो। सस्पेंशन पीरियड 1 मंथ है, और कौन सा मंथ है? मई। क्या मई इस पीरियड में फॉल कर रहा है? आंसर इज यस। तो वो इसमें से लेस कर दो 9 - 1 डिवाइडेड बाय 12। तो 80 का 15% अगर लूंगा तो 12 आएगा, तो 12 इंटू 8 बाई 12 लिया तो 8 मिलियन। ये पहली अमाउंट मेरी निकल आई 8 मिलियन। ठीक है, ये 8 मिलियन मैं यहां लाता हूं इनर कॉलम में। ये ठीक हो गया। जो मैंने फार्मूले बना के दिए ना आपको, उसको हमेशा फॉलो करो, बड़े आराम से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, अब आगे आइएगा, मैं ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ अरेज कर रहा हूं इतना। अब वर्किंग 2 मैंने बनानी है, 3 सॉरी, ये वर्किंग 2 तो हो गई। वर्किंग 3 है इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड्स। अच्छा, अब यहां पर सरप्लस फंड का मैंने नहीं लिखा, आई थिंक वो एक लाइन ऐड कर लेते हैं कि डिपॉजिट रेट जो है वो लिख लेते हैं, बस सिंपल यही चाहिए मुझे। डिपॉजिट रेट जो है वो मेरा 10% है, यानी मैं 10% पे बैंक में जमा करा सकता हूं। तो अब सरप्लस फंड इस कॉलम से निकालने हैं, इस कॉलम से नहीं निकालने, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन भी की, आपको आप में से किसी ने क्वेश्चन भी किया था, तब भी यही फैसला हुआ कि जरा स्पेसिफिक से लेना है। अब देखो 79.76 मेरे पास लोन आया 1 अप्रैल को, पहली पेमेंट कर रहा हूं 1 जून को। तो बताइए ये 2 महीने सरप्लस फंड रहे पहले? आंसर इज यस। ये 2 महीने जो सरप्लस फंड रह रहे हैं वो कितने हैं? 79 एक्चुअल में बेक है। गुड, 79.76। तो इसके लिए वर्किंग में मैं बकायदा डेट लिखूंगा। मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 जून 2017 तक मेरे सरप्लस फंड है 79.76। अच्छा, पहले इसको मुकम्मल करेंगे फिर कैलकुलेशन में जाएंगे, इससे आगे चलेंगे। फिर आपने ये पेमेंट कर दी, अब मेरे पास फंड रह गए 29.76। ये 29.76 मैंने पेमेंट की है 1 सितंबर को।
तो बताइए कि मेरे कितने सरप्लस फंड और कितने पीरियड के लिए? सर 29.76 है और 3 मंथ 6 से 9 3 मंथ। तो कौन कौन से, यानी 1 जून 2017 से लेकर 1 सितंबर 2017 तक मेरे सरप्लस फंड जो है वो 29.76 है। बस ये, इसके बाद कोई सरप्लस फंड नहीं आएगा। अब इसका कैलकुलेशन आज ही फार्मूला लगाया है। अमाउंट ऑफ, पहले सरप्लस फंड निकाल लो, उसको डिपॉजिट रेट से मल्टीप्लाई कर दो। डिपॉजिट रेट से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अब मंथ काउंट करो, यहां से मंथ काउंट करो, अप्रैल और जून, 1 अप्रैल और 1 जून, यानी इसमें सिर्फ कितने महीने आ रहे हैं? बोलिए। 3 मंथ है सर। सर 3 मंथ्स आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं यार, चेक इट। सर मैं इस सस्पेंशन पीरियड ठीक है अब सर, निकाल देंगे। 2 ही हैं। 1 ठीक है सर। अप्रैल से 1 जून, सही ठीक है है सर। ना? इसमें जून शामिल नहीं है। अच्छा, अब इस पीरियड में कोई सस्पेंशन पीरियड है? यस सर, मई का। यस, मई है ना, वो माइनस कर दो, -1 और डिवाइडेड बाय 12। अब आइएगा नेक्स्ट वाले में, ये कितने मंथ है? 1 जून से 1 सितंबर, 3 मंथ्स। सर 3 मंथ। 3 मंथ्स है ये। इसको 3/12 कर दो। अब कैलकुलेशन कीजिएगा 3 डेसिमल तक, 79.76 इंटू 10% इंटू 1/12, ये 1 हो जाएगा ना, 2 - 1। सर पहले का 0.66 आ रहा है। 3 डेसिमल, 0.66 नहीं आएगा, एक और बताएं। 4 सर आखिर में सर आता है। 4 आएगा, 4 आएगा 4 लास्ट में। आएगा। और अगला देखें, 0.744। 0.744। अब इसको ऐड कर लें, 1.408 शायद आएगा। यस सर। 1 पॉइंट, जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेट हुआ 1.408, वो यहां लाऊंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 8 मिलियन में से 1.408 लेस किया तो 6.592 की अमाउंट सर कैपिटलाइज्ड हो गई। जी सर, ये जो एक हमारे पास सरप्लस फंड सर अप्रैल से जून तक का आ रहा है सर, उसके बीच में एक हमारे पास सस्पेंशन पीरियड भी है सर, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता? ये किया ना मैंने, माइनस कर दिया ना सस्पेंशन। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगले में इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि इसमें फॉल नहीं कर रहा। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएंगे जनरल बोर्विंग। अब अगेन टाइम मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट रह गए, ये मुकम्मल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पिक्चर भी ले लेता हूँ ताकि यहीं से मैं स्टार्ट करूँ। सर ये 0.592 कैसे है? 0.6.592 ये जो 592 आपने लिखा है सर इसके सामने। जो आया, यस सर। जी ये दो अमाउंट को लेस करके मैंने निकाला है। अगर आप देखो, इसमें से जो स्पेसिफिक बोर्निंग है वो 8 मिलियन है, इसमें से इंटरेस्ट सरप्लस फंड लेस करें तो ये अमाउंट आती है। चेक कर लें, गलत है तो मुझे बता दें, कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लें। सर एक क्वेश्चन था। जी सर ये जो हमने थर्ड बिल पे किया था दिसंबर में, तो सर इसका तो हमारे पास जनरल में बैलेंस ही नहीं था। तो ये हमने 50 मिलियन का पे किया था, फिर बाकी बैलेंस हमने कहाँ से इसका पे किया था? नहीं नहीं, बैलेंस है, क्यों नहीं है? सर ये देखें ना, थर्ड बिल जो हमने दिसंबर में पे किया था, ये फंड यूटिलाइजेशन टेबल में सर, ये वाला। हाँ सर जी, ये 50 मिलियन हमने पे करना था ना, तो ऊपर तो जनरल में 20.24 का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बाकी हमने कहाँ से पे किया सर इसका बैलेंस? तो आपने ये जनरल बोर्निंग मजीद भी तो लिया ना 90 मिलियन के यार, उसको नहीं ऐड कर रहे? सर ये ग्रुप में पिक्चर भेज दें सर, जी ग्रुप में पिक्चर भेज दें। मैंने भेजी है यार, चेक करो, मैंने अभी सेंड की, हुई है कि नहीं? जी भेजी है मैंने, नो सॉरी, मैंने सीएमए में भेज दी है। ओके सॉरी सॉरी, मैंने दूसरे ग्रुप गलती से भेज दी, FAR1। अब
यहाँ से डिलीट करें। सर वो जो डिस्क्लोजर